आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है आरटीई एक्ट 2009। और ये इम्पॉर्टेंट है डीएलएड, सीटेट और अदर सब जॉब्स के लिए भी। सो इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और जैसे आरटीई एक्ट किया है, भारत ने कब लागू किया, और उसके अंतर्गत रोल क्या है आरटीई एक्ट की, ड्यूटी क्या है, और एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, पेरेंट्स और जो अलग अलग पीपल है उनका क्या रोल है इसके अंतर्गत। और उसके बाद डिफरेंस जानेंगे राइट टू एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी इसे हम मानवाधिकार भी कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल समझौते के अंतर्गत ये पूरे देश के जो देश है उसके अंतर्गत कानून के रूप में से एक्सेप्ट या समझौते के रूप में अपना लिया गया। और जो भारत है वो 135वां देश है जिसने इसे अपनाया, क्योंकि भारत से पहले कई देशों ने इसे अपना रखा था। सो 12 दिसंबर 2002 में 86वें संशोधन के बाद यानी 86 संशोधन के बाद जो भारत ने इसे फंडामेंटल रूप में रखा गया, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है, एक मौलिक अधिकार है सबके लिए, ठीक है ना, सभी बच्चों के लिए। सो इसे फंडामेंटल रूल में रखा गया। ओके उसके बाद फिर से फाइनली 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी एज अ एलिमेंट्री लेवल, यानी उसे प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी 1st to 8 उसे एजुकेशन दी ही जानी चाहिए, ठीक है, ये रूल बन गया। और इसके अंतर्गत बहुत सारे रोल्स भी थे सभी एजुकेशन फील्ड के। तो इस जो आरटीई एक्ट है उसमें 17 सब्जेक्ट हैं, ओके, और सेक्शन 38 है। जैसे कि हमारे 12th क्लास में सेक्शन होते हैं ना, वैसे ही 17 सब्जेक्ट में हमारे 38 सेक्शन है, ठीक है, जिसमें से टीचर के लिए 4 इम्पॉर्टेंट है, ओके। और उसमें बहुत सारे एक्ट है जिसको हम पढ़ेंगे। तो एक एक्ट है 21A में क्या बताया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए विदाउट एनी पेमेंट और विदाउट एनी एज। यानी उसके जैसे कि एक ड्रॉप आउट बच्चा है, अगर उसने 6th क्लास से छोड़ दिया और आगे वो 1 साल बाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं उसे 6th क्लास में ही डाला जाएगा, नहीं, उसे 7th क्लास में बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ ने क्या उसके एज के अकॉर्डिंग उसको क्लास दी जाए, ठीक है। और दूसरा से फ्री एजुकेशन दी, फ्री विदाउट पे, और यानी उसे किसी भी तरह की फीस ना ली जाए, ना फॉर्म की ना अदर चीज़ की। और उसके बाद फिर एक्ट 45 में जो है वो एक्ट 45 3 से 6 वर्ष के यानी प्ले वे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए एक्ट बनाया गया। और इसमें ये बताया गया कि जो प्लेवे स्तर के जो प्लेवे स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको उसी हिसाब से उनकी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उसको एजुकेशन दी जाए। यानी बेसिकली बात करें तो 45 जो एक्ट है वो जो CCE बच्चे होते हैं और आंगनबाड़ी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी उनको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएं, ठीक है, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों में भी ये देखा गया कि उनको भी एजुकेशन नहीं दी जाती। यानी कुछ गरीब माँ बाप होते हैं वो प्लेवे में इन एक्ट के द्वारा वो प्लेवे में भी बच्चों को एडमिशन करवाए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उन्हें दे जो उनका फंडामेंटल राइट्स है। अच्छा, टीचर के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है 4th चैप्टर, क्योंकि इसमें 17 सब्जेक्ट है जिसमें भी 38 सेक्शन है। सो टीचर के लिए बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो 4th चैप्टर। अच्छा, इसमें एक और बात बताई गई, जो डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं जो फिज़िकली इम्पेयर्ड होते हैं और क्या नाम है, तो उनके लिए 6 to 18 यानी 6 से 18 वर्ष जो है एजुकेशन बढ़ा दी जाए। यानी बेसिकली तो ये है 6 से 14, लेकिन उनके लिए 6 से 18 वर्ष की जाए, क्योंकि मेंटली और फिज़िकली जो इम्पेयर्ड हो उनके लिए ये एज रखा गया है। अब आरटीई एक्ट की ड्यूटी क्या है, ठीक है। तो पहला यह है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा दी जाए, जिसमें उसे बिना किसी फीस के एडमिशन दिया जाए, ओके। और सेकंड हमारा आयु में छूट,
यानी उनके एज को ना देख के उसके कक्षा प्रवेश को ध्यान दिया जाए, यानी कि ड्रॉप आउट मैंने आगे बताया था, क्योंकि बच्चे का उस टाइम बेसिकली एजुकेशन फील्ड में स्तर नहीं बढ़ा, लेकिन उसका मेंटल और एज और बिहेवियर एज तो चेंज हो रहा है ना, तो उस हिसाब से हम उसे एडमिशन देंगे। और थर्ड है हमारा परीक्षा का पढ़ाई के विशेष प्रबंध, यानी स्पेशल कोचिंग ऑफ आर्गूमेंट, यानी उसे और स्पेशल एज के अकॉर्डिंग बहुत स्पेशल चीज़ें दी जाए जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे टीचिंग के लिए टीचिंग एड्स या उसको अच्छे से समझाने के लिए वो सारी चीज़ें दी जाए। और फोर्थ है हमारा निजी स्कूल में आरक्षण, यानी इन प्राइवेट स्कूल में भी कम से कम 25% आरक्षण तो दी जाए इन बच्चों को, कि वो कंपलसरी एडमिशन ले पाए कम फीस में। उसके बाद फिर आरटी जो एक्ट है उसे मैंने बताया 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया, पर इसे जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा अध्यापक और छात्रों का अनुपात, यानी कि रेशियो क्या होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर के में, यानी एक कक्षा में अगर एक टीचर है तो उसके हिसाब से उनको 35 ही स्टूडेंट दिए जाने चाहिए। अच्छा, लास्ट उनने आरटी एक्ट ने 14 बच्चे बोले हैं, 14 बच्चों पर एक टीचर, इसके ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 16 है तो इसमें 2 टीचर और एक जो हेड मास्टर है वो होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट है हमारा स्कूल की अवसंरचना, यानी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्कूल की अवसंरचना कैसी हो, यानी स्वच्छ पानी हो, शुद्ध पानी हो, लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय हो, और जो फैसिलिटी है बच्चों के लिए वो प्रोवाइड की जाए। उसके बाद फिर बताया गया है कि जो पाठ्य करिकुलम है वो उनके लिए बहुत इफेक्टिव बनाई जाए, और स्कूल का प्रबंध उनके लिए स्वतंत्र और उसके लिए निरीक्षण यानी उसे फ्री स्वतंत्र रूप से होकर सिखाना चाहिए। अभी जान लेते हैं कि आरटी एक्ट के द्वारा जो कुछ प्रोहिबिट्स यानी प्रतिबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो पहला ये है कि उनने ये बोला है कि जो प्राइमरी यानी एलिमेंट्री प्राइवेट स्कूल जो हैं बच्चों के लिए कितने डिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। और इन पर फोकस किया गया है, और जैसे प्राइमरी लेवल पे बोला है कि बच्चों के लिए ये 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, और एलिमेंट्री यानी 6 to 8 जो क्लास होती है उनके लिए 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा फिज़िकल एंड पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, यानी उन्हें बच्चों को किसी प्रकार के फिज़िकल पनिशमेंट और मेंटली हैरेसमेंट ये प्रकार की उन्हें जो दंड होता है वो ना दिया जाए, इस पर बहुत फोकस किया गया है, और इससे प्रतिबंधित माना गया है, गलत माना गया है। थर्ड है हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेसेस फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चों के लिए जो भी क्राइटेरिया होती है, यानी फ़ीस पेमेंट, उसको जो एडमिशन से लेकर क्या टेस्ट वगैरह है ये सब उस पर मनाही की गई है, यानी विदाउट एनी टेस्ट विदाउट एनी फ़ीस बच्चों को एडमिशन दिया जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैपिटेशन ऑफ फीस, तो इसमें बताया गया है कि किसी प्रकार की फ़ीस ना ली जाए। नेक्स्ट है प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर, और टीचर के बारे में बहुत बात बताई गई है कि अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है तो उसके लिए ये रूल्स बनता है कि वो किसी प्रकार के प्राइवेट ट्यूशन ना दे, है ना, क्यों दे भाई, जब वही गवर्नमेंट को अपनी फैसिलिटी दे रहा है तो उसे पूरी प्रकार से गवर्नमेंट को ही दे। नेक्स्ट है हमारा रनिंग फॉर स्कूल विदाउट एनी रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि अब जो स्कूलें चलते आ रहे हैं यानी चल रहे हैं वो विदाउट एनी रिकॉग्नाइजेशन टीचर या रिकॉग्नाइज स्कूल के रिकॉग्नाइज स्कूल के आधार पर उन्हें स्कूल चल रही है, अगर विदाउट एनी रिकॉग्नाइजेशन में देखा जाएगा तो उसे उसका जो परमिशन उसका जो उसको जो स्कूल लेवल है उसको हटा दिया जाएगा। हमने टीचर एबिलिटी की भी बात कर ली। टीचर एबिलिटी यानी इसमें बताया गया है कि 30 बच्चों पर एक टीचर होनी चाहिए, और लास्ट ऑफ तो यही बोला कि 40 बच्चों पर एक टीचर होनी चाहिए, और अगर 150 बच्चे हैं तो उसमें 5 टीचर और एक हेडमास्टर होना चाहिए। मिनिमम वर्किंग जो डेज़ है वो 5th क्लास के लिए 200 वर्किंग डेज़ होने चाहिए, और जो 6 to 8 है वो उसके लिए 220 वर्किंग डेज़ होने चाहिए। अच्छा, आरटी एक्ट में बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों के लिए दी गई है, जैसे कि उन्हें एडमिशन इजीली दिया जाए, और
इन सब फील्ड फैसिलिटी को देखते हुए बच्चे जो है ईज़िली जो अपने आसपास के स्कूल है उसमें एडमिशन ले। जैसे कि उन्हें कोटा दिया गया है, कोटा के हिसाब से उनको जैसे कमज़ोर बच्चे हैं, जैसे वंचित या जनजाति बच्चे हैं, तो उनको कोटा के हिसाब से एडमिशन दिया जाए और उसको अलग से उसके ऊपर जो फीसेस होती है उनको दी जाए। तो नेक्स्ट है हमारा उसके बाद बताया गया है कि उन्हें मिश्रित क्लास यानी कि निःशुल्क और मिश्रित क्लास जिसमें सभी बच्चे हों वो वाली क्लास दी जाए उन्हें। ये नहीं कि उन्हें उनकी फिज़िकल और जो सोशली जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से उन्हें अलग क्लास दी जाए। और नेक्स्ट उनसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और विकलांग बच्चों के लिए उनके उपस्थिति के अनुसार उनकी फ़िज़िकल एम्पियर्ड के हिसाब से उनको अवसंरचना दी जाए, उसे फैसिलिटी दी जाए। आरटी एक्ट में बस यही बताया गया है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आरटी, ये कैसे डिफरेंट है। ओके, तो इंक्लूसिव और एजुकेशन और आरटी एक्ट में क्या डिफरेंस। तो इंक्लूसिव मतलब ऐसे कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों को डिफरेंट करता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में बताया गया है कि जो समाज के जो हर प्रकार के हर वर्ग वंचित जो वर्ग होते हैं उनको एडमिशन दिया जाए इसमें, ठीक है। और जो उनके आसपास के जो पड़ोस के जो स्कूल है उसमें एडमिशन दिया जाए इजीली। और बट जो आरटी एक्ट है वो ये कहता है कि सेक्शन 2 के हिसाब से उसने इसमें एक और चीज़ ऐड करी है आरटी एक्ट के अनुसार कि अनाथ और एचटीबी यानी जो अनाथ बच्चे होते हैं और जो जिसके माँ बाप ना हो और क्या नाम है जो एचटीबी से प्रभावित यानी किन्नर होते हैं और जैसे सफाई कर्मचारी के बच्चे होते हैं, इन सारे बच्चों को भी राज्य के स्कूलों में वो एडमिशन दिया जाए। तो ये चीज़ें उन्हें अलग से इंक्लूड किया आरटी एक्ट में, एक्ट सेक्शन 2D में। और इसमें ये भी बताया गया कम से कम 25% जो कमज़ोर वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं उनको भी एडमिशन दिया जाए। बाकी इसमें लिमिटेशन बता रखी है कि क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं अलग अलग आरटी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। वही आएगी जैसे कि बच्चों का स्कूल ना, बच्चे का एज के हिसाब से उनको स्कूल ना प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स कभी कभी एक्सेप्टेड नहीं करते इसमें और उनका फिज़िकल सोशल कंडीशन नहीं होता, अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन नहीं होता। और उसके बाद फिर कभी कभी बच्चों को स्कूल भी प्रोवाइड नहीं होता की दूरी पे, कई दूरी पर कि उनके स्कूल होता है। लेकिन आजकल राज्य के स्कूल जो है वो 1-2 किलोमीटर में उनके लिए प्रोवाइडेड होते हैं। और जैसे कि उनकी डिफरेंस लैंग्वेज के रिसर्च से भी ये चुनौती उनको आती है और अनेक रीज़न है जो आज भी भारतवर्ष में चलते आ रहे हैं। लेकिन उसको सुलझाने के भी कई कदम हैं जो भारत सरकार और जो अलग जो डिपार्टमेंट है वो उठाती आ रही है, जैसे कि इन्हें अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ देना और उसके बाद जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनको और अच्छे से अच्छे बेहतर करना। और उसके बाद फिर देश में और राज्य में अलग अलग टीचर को भेजकर उन्हें और समझाना कि ये इम्पोर्टेंट है, एक फंडामेंटल राइट्स है आपके लिए और उनको ये बताना कि आपके लिए कैसे इन फ्यूचर कैसे अच्छा होगा। तो ऐसे कई जो वर्क है वो गवर्नमेंट भी करते आ रही है। हमारे यहाँ आरटी एक्ट ख़त्म हुआ और बताइएगा आपको कैसे समझ में आया और मे बी आपको इजीली और अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अगर आपको उसमें कुछ भी अच्छा लगा तो आप इसको शेयर, लाइक्स और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।